हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले आती हूँ, जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी रहेगी। आप भी जानते हो कि जल्दी अगर प्रिपरेशन करनी है किसी भी चीज़ की या रिमाइंड करना है, तो उस सब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, तो उससे जल्दी-जल्दी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो इसमें मेरा जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर है, इसमें पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स का, और ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। यूनिवर्सिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंटेंट आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो लगभग सेम ही रहते हैं। और ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो सभी सेम हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हो गया आपका कि सब्जेक्टिव, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड इज। तो सब्जेक्टिव मेथड आप लोगों को पता है, जैसे आपका रोशा इंकफ्लॉग टेस्ट है और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है। तो वो सारी जितनी भी विधियां हैं वो आपकी प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत आती हैं। और साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाज विधि, ये सब जो है वो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम व्यक्तिनिष्ठ की बात करें यानी कि सब्जेक्टिव की, तो इसमें हमारा जो प्रक्षेपी विधि है या प्रोजेक्टिव मेथड है वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, सृजनात्मकता के तत्वों में कौन सा नहीं है? 4 तत्व होते हैं, जिसमें कि आपका फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एक होती है इलेबोरेशन। तो यहाँ पर आपका मेमोरी, मेमोरी जो है वो क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कि जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब क्या महत्वपूर्ण है? व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज एंड हर स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या नहीं है, आपका बताइए। तो इसमें आप हिंदी में अगर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बी और डी क्वेश्चन का जो बी और डी ऑप्शन है वो एक सा दे रखा है। तो आपका एम्पैथी और सिंपैथी, अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो समझ में आएगा सिंपैथी और एम्पैथी, क्योंकि उदासीनता तो होती ही नहीं है अगर टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है तो, और ना ही घृणा होगी, तो डिस्गस्ट भी नहीं होगा और आपका इंडिफरेंस भी नहीं होगा। सिंपैथी और एम्पैथी में से एक है। तो आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए इसके लिए कि सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब क्या है। तो सिंपैथी जो होती है वो आपकी केवल एक ऊपर-ऊपर से ही होती है कि हाँ भाई हमें दुःख हुआ, जैसे किसी को दुःख प्रकट करना, कोई हमारा क्लोज़ नहीं है ज़्यादा और हम उससे दुःख प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, आपका सुन के हमें बहुत तकलीफ़ हुई, दुःख हुआ। लेकिन एम्पैथी होती है यहाँ पर कि आपको दिल से उस चीज़ का दुःख होता है, जैसे हमारे किसी अपने को कोई चोट लग जाती है या किसी अपने को कोई परेशानी होती है, तो हमें उसके साथ हमें थोड़ा फीलिंग्स उसकी टच अटैच होती हैं, उसके साथ से हमें, तो वो होती है हमारी एम्पैथी, यानी कि हम वहाँ दिल से अटैच होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो उस व्यक्ति के साथ दिल से अटैच होती है। तो एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर हमारी एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एम्पैथी। ओके, एम्पैथी आप इंग्लिश में और हिंदी में देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को विषयों के चयन में सहायता करता है तो ये उसकी कौन सी भूमिका है? तो टीचर अगर हेल्प कर रहा है किसी सब्जेक्ट के लिए तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी भूमिका है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो टीचर है वो परामर्शदाता का काम कर रहा है, यानी कि एक काउंसलर का काम कर रहा है।
परामर्शदाता का मतलब हो गया, आप लोगों ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें परामर्शदाता का क्या होता है कि आप किसी पर्सनली किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, पर्सनली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम पर्सनली दे रहे हैं तो वहां पर हमारी काउंसलिंग आ जाएगी, परामर्शदाता परामर्श आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर किसी को सब्जेक्ट चूज करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं तो वो पर्सनली एडवाइस दे रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा परामर्शदाता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अच्छा है, टॉलमैन के अनुसार सीखने के कितने प्रकार होते हैं? तो टॉलमैन ने सीखने के 6 प्रकार दिए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसमें आता भी है, तो इसमें मैं आपको आंसर बता दूं, उसके 6 प्रकार होते हैं, सीखने के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है आपका कैथिक्स, और जिस इंग्लिश में भी हम इसको यही बोलेंगे, कैथिक्स। दूसरा है समतुल्यता विश्वास, यानी कि इक्विवेलेंस बिलीफ। तीसरा है क्षेत्र प्रत्याशा, यानी कि एक्सपेक्टेंसी। और चौथा है क्षेत्र संज्ञानात्मक मोड, यानी कि फील कॉग्निशन। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन है फिफ्थ आपका, और सिक्स है आपका मोटर पैटर्न। तो ये 6 हैं। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट केवल कैथिक्स पूछा जाता है और कुछ और नहीं आता इसमें। तो टॉलमैन के अनुसार जो सीखने के प्रकार हैं वो हैं हमारे 6 प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। आपका शिक्षण सूत्र शिक्षण को क्या बनाते हैं? जो टीचिंग मैगजीन्स होते हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने टीचिंग मैगजीन्स, तो वो टीचिंग को कैसा बनाते हैं? तो टीचिंग को रोचक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? रोचक एवं प्रभावशाली, ठीक है, रोचक एवं प्रभावशाली। नेक्स्ट है तार्किक बुद्धि। तार्किक यानी कि लॉजिकल इंटेलिजेंस, वो किन में सबसे ज्यादा विकसित होती है, पूछा है आपसे। तो आप लोग को पता है तो कि जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो वैज्ञानिकों में, यानी कि साइंटिस्ट में, और आपके मैथमेटिशियंस में, डिटेक्टिव्स में, किस पे सबसे ज्यादा होगी? तो ये तीनों में ही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तीनों में ही बुद्धि का, लॉजिकल इंटेलिजेंस का काम होता है, तो इसीलिए तीनों में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? टीचिंग मैगजीन कौन सा नहीं है? आप लोगों ने पढ़े होंगे टीचिंग मैगजीन्स। तो पहला है इसमें ज्ञात से ज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। दूसरा है इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। और तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि एनालिसिस टू सिंथेसिस। और चौथा है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ऑब्वियसली इसमें आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो अंधकार से प्रकाश की ओर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा हुआ है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को। तो ये है हमारे थॉर्नडाइक, इनकी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारणीय परिवर्तन को सीखना कहा जाता है? लर्निंग इज अ रिटेनेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस। किसने कहा है? देखिए परिभाषा जरूरी नहीं है कि हमारी परिभाषा 100% ये सही हो, क्योंकि परिभाषा तो भाई कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने कोशिश यही की है परिभाषाएं देखकर कि मैं राइट आपको बताऊं, बिल्कुल सही आंसर दूं उनका कि ये किसने कहा है, क्योंकि परिभाषाओं का तो पूरा सागर है, आप कुछ नहीं कह सकते कि परिभाषा कहाँ से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ठीक है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, इसमें सारा रटना ही होता है इन परिभाषाओं में, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा, ये परिभाषा किसकी है? फिर से एक और परिभाषा आ गई। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। Teaching is a process which is planned and conducted to bring about change in the behavior of the learner. तो ये जो परिभाषा है ये आपकी किसने दी है? ये रायबर ने दी है। इसमें समझाने का तो कुछ होता ही नहीं है, ये परिभाषाएं हैं,
तो ये आपकी परिभाषा रायबर्न ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा कि नहीं है, ये पूछा हुआ है आपसे। देयर इज नो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस अराउजल यानी कि जागरूकता से हमें मोटिवेशन मिलती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें आशा यानी कि एक्सपेक्टेंसी, होप, जो अगर हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए तो हम उस चीज को करने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंसेंटिव, कोई भी अगर हमें प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होंगे। और फोर्थ है हमारा पनिशमेंट। तो आप लोगों को भी पता है कि पनिशमेंट ही जो है, अगर हमको किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पनिशमेंट दे दिया गया तो फिर हम उस काम को दोबारा से नहीं करेंगे, या फिर उस काम को करने की हमारे अंदर अभिप्रेरणा या मोटिवेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फिर से एक परिभाषा आ गई कि ये परिभाषा किसकी है। संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, फैक्ट एंड इमोशंस। इसका अगर हम आंसर देखें इनके अनुसार, यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो इनके अकॉर्डिंग हम मैरी हस को यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें सर्च करेंगे, आपका गूगल पे भी सर्च करेंगे और बुक्स में भी हमने देखा है कहीं कहीं पर बुक्स में दे रखा है न्यूमैन एंड समर, इसका जो ऑप्शन है वो सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम मैरी हस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से परिभाषा, परिभाषा किसने दी है। समस्याओं नवीन समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट नोबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको समझो तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि जो पुरानी चीजें नहीं बल्कि कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने की जो योग्यता है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। किसी भी परेशानी को नए तरीके से सुलझाने की जो योग्यता है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ये जो आंसर है इसमें किसने दिया था, ये जो मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो दी थी हमारी रेथस ने। ओके, रेथस ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। गार्डनर ने 1983 में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बहुत पूछा जाता है ये आपका केवल इसी में नहीं पूछा जाएगा बीएड में, बल्कि आपका नेट में भी पूछा जाता है, आपका और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि गार्डनर ने 1983 में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने जो प्रतिपादन किया था गार्डनर ने, वो किया था बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग अगर की होगी तो आपको पता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल में कौन सा नहीं है, आपने रीइंफोर्समेंट स्किल पढ़ी हुई है, आपने स्टिमुलस वेरिएशन भी पढ़ा हुआ था, और आपने मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा होगा, स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन। आपने फीडबैक की कोई टीचिंग स्किल नहीं पढ़ी होगी। तो वही है इसका राइट आंसर कि यहाँ पर कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। परिभाषा आगे फिर से एक डेफिनेशन है कि रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये किसने कहा है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमें इंटरेस्ट होगा किसी भी चीज में तब हम वहां पर उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को जानने के लिए अटेंशन अपनी देंगे वहां पर। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन हमारी किसने कहा था,
जेपी गिलफर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पर आप लोगों ने तीनों थ्योरीज पढ़ी होंगी, थॉर्नडाइक की पढ़ी है, पावलोव की पढ़ी है और स्किनर की पढ़ी है। थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर तीनों में ही स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात कही गई है। ये पूरी थ्योरी तीनों ही स्टिमुलस और रेस्पॉन्स बेस है, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रूनियर की थ्योरी है वो हमारी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स से संबंधित नहीं है। इनकी जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ब्रूनर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये भी इजी है क्वेश्चन और पूछा बहुत जाता है, लेकिन किस वर्ष बिने ने बुद्धि परीक्षण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ये आपका 1905 में दिया था, 1905 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग था वो बिने ने दिया था सबसे पहले, और कब दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेल्टन के व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेल्टन्स टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के हैं, आपने पढ़ा होगा, क्रेस्टमर का सिद्धांत है और शेल्टन का है, जूंग का है। तो इसमें से आपको वैसे देख के भी पता लग जाएगा, पढ़ के भी पता लग जाएगा। पाइकनिक है, एंडोमॉर्फी है, मेसोमॉर्फी है और एक आपका हो गया एक्टोमॉर्फी। तो कौन सा शेल्टन के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा प्रकार उन्होंने नहीं बताया था, तो उन्होंने जो है पाइकनिक प्रकार नहीं बताया था। बाकी ये जो तीनों प्रकार हैं शारीरिक गठन के, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी, ये उन्होंने बताए हैं। तो पाइकनिक जो होता है, वैसे तो गोलू मोलू टाइप जो लोग होते हैं वो पाइकनिक कहे जाएंगे। एंडोमॉर्फी, इसमें अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो खुशनुमा होते हैं, फूड लवर होते हैं, यानी कि खाने पीने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और इन्हें अपनी सेहत से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कि मेरी जो फिजिक है वो बहुत स्ट्रांग बने या अच्छी बने या मेरा फिगर बहुत मेंटेन रहे। इन सब चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। मेसोमॉर्फी जो होते हैं वो थोड़े से मस्कुलर बेस इनकी बॉडी होती है, मतलब ये लोग अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं, इतने फूड लवर नहीं होते हैं, तो अच्छे होते हैं। इनकी जो फिजिक होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। और एक्टोमॉर्फी जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो थोड़े से दुबले पतले भी रहेंगे अगर हम फिजिक की बात करें तो, और थोड़े से संकुचित संकुचित व्यवहार वाले रहेंगे। तो ये है इसमें आंसर, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाइकनिक, क्योंकि यही इन्होंने नहीं बताया था, शेल्टन ने नहीं बताया था ये प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मनोविज्ञान का अर्थ है। जब हम अपना साइकोलॉजी शुरू करते हैं तो सबसे पहला हम यही पढ़ते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। यहाँ पर आत्मा का विज्ञान, चेतना का ज्ञान और मस्तिष्क का ज्ञान। तो मनोविज्ञान है मन का ज्ञान, यानी कि आगे आपका व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण में छात्र कौन सा चर है। विच वेरिएबल इज द स्टूडेंट इन टीचिंग। अच्छा है क्वेश्चन, तो आप बताएं इसमें कि शिक्षण में छात्र कौन सा चर है। चर कौन कौन से पढ़े हैं आपने। डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है और इंटरफेरेंस है, या इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि एक जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को किस पर डाल रहा है, वो हमारा स्टूडेंट के लिए है टीचिंग। तो अगर टीचिंग अच्छी नहीं होगी तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारा पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसका सीधे सीधे जो प्रभाव है वो किस पर जाएगा, स्टूडेंट पर जाएगा। तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो टीचिंग के ऊपर ही डिपेंड है स्टूडेंट। स्टूडेंट का
जो भी रेस्पॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टीचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कौन सा वेरिएबल हो गया, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं, ये किसने कहा है? इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट सेलेक्ट, राइट। इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह की शक्ति का नाम है? विभेदकारिता और चयन की शक्ति, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो आप किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो और किसी अच्छी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये किसने बोला था? ये बोला था आपके स्टाउट ने। इनका जो आंसर है राइट वो है आपका स्टाउट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टाइलर के अनुसार सृजनात्मकता के कितने स्तर हैं? देयर आर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू टाइलर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइलर के अनुसार सृजनात्मकता के 5 स्तर होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। तो 5 लेवल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो है इमिटेशन, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट एंड नेक्स्ट है ओरिजिनल। तो ये जो है 5 स्तर है, 5 लेवल है, टाइलर के अनुसार है और किसके हैं ये? क्रिएटिविटी के। नेक्स्ट है कबूतर पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये सबको पता है किसने किया था, कि इसके, ठीक है, कबूतर पर किया था अपना प्रयोग। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का मापन नहीं किया जा सकता। क्रिएटिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अब आप इसमें बताइए कि क्रिएटिविटी जो है वो मेजर्ड कैसे नहीं, किससे नहीं की जा सकती। फर्स्ट है आपका फिगर कंप्लीशन टेस्ट। इससे हम क्रिएटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने बहुत सारे पिक्चर्स बच्चों को दे दिए और कहा कि इसको आप लगाइए अकॉर्डिंग टू कोई भी किसी भी तरीके से आप लगाइए, तो बच्चे उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, है ना। चित्र पूर्ति परीक्षण। बाय स्टोरी राइटिंग, इसमें भी क्रिएटिविटी होगी। स्टोरी राइटिंग में बच्चे अपनी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। किसी का कोई हीरो होगा, किसी का कोई हीरो होगा। बाय इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही के धब्बों द्वारा, जो हमने पहले हम खेल करते थे, आप लोगों ने किया या नहीं किया, कि पेपर पर इंक जो है वो डाल देते थे और फिर उसके बाद उसमें देखते थे कि इसमें कौन सी फिगर बनी है, कौन सी आकृति बनी है। कभी किसी को फूल दिखाई देता था, कभी किसी को कोई एनिमल दिखाई देता था, तो उससे भी क्रिएटिविटी टेस्ट हो सकता है। बट बाय इमिटेशन यानी कि अनुकरण के द्वारा हम क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा अनुकरण, ठीक है। अनुकरण के द्वारा हम क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कि विच इज नॉट एन इनेट मोटिवेटर, यानी कि जब हम पैदा होते हैं जन्मजात अभिप्रेरण हमारा कौन सा नहीं है इसमें। तो जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद हमको खाना भी चाहिए होता है, ठीक है, और पानी भी चाहिए होता है। खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और हमारा जो सेक्स है वो भी है। लेकिन अगर हम बात करें कि शक्ति, जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वो है हमारा शक्ति यानी कि पावर। तो पावर हमको जन्मजात नहीं मिलती है, बल्कि पावर हम क्या करते हैं, शक्ति को गेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएं अगर, इसमें हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स की। कार्ल रोजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज कार्ल रोजर्स सोशल लर्निंग थ्योरी नोन? तो कार्ल रोजर्स को किस और नाम से जानते हैं इनकी थ्योरी को? अनुभाविक अधिगम, यानी कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। अनुभव के आधार पर जो हम लर्निंग लेते हैं वो हो गया हमारा अनुभाविक लर्निंग। ये कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। समाज में रहकर हम बहुत सारी चीजों को अनुभव करके और सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिगमंड फ्राइड संबंधित है। अब सिगमंड फ्राइड किससे संबंधित है? आप लोगों ने पढ़ी होगी इनकी थ्योरी तो, फ्राइड की। इसे हम कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है सिगमंड फ्राइड जो है। उसके बाद है बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। बताइए कैसे होना चाहिए बुद्धि परीक्षण? लंबे होने चाहिए और जटिल होने चाहिए,
या विश्वसनीय और वैध होने चाहिए, यानी कि रिलायबल एंड वैलिड होने चाहिए, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है ये हमारे कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय और वैध होने चाहिए, तभी तो ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी? तो आप लोगों ने पढ़ी होगी बुद्धि की जो थ्योरीज है, इंटेलिजेंस थ्योरी है, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, तो उसमें आपके थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत आता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आता है। तो उसका आंसर हो गया हमारा कि जो हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरीज हैं उसमें 7 ग्रुप फैक्टर थ्योरीज होती हैं। अब ये 7 जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वर्बल एबिलिटीज होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है, परसेप्चुअल स्पीड होती है, इंडक्टिव रीजनिंग है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन है, मेमोरी है एंड फ्लुएंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी पूछा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? विच थिंकिंग इज कंसाइडर्ड क्रिएटिव? किस तरह की थिंकिंग है? तो इसमें ऑप्शन है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ओवरडेंट थिंकिंग है, बोथ एंड भी है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है मतलब कि कुछ हट के सोचना, कुछ अलग सोचना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। और कोवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो वैसे जैसे हमारा चलता चला जा रहा है, हम वैसे वैसे पूरे काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसको हम कोवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। बट जो क्रिएटिविटी है उसमें कौन सी थिंकिंग आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि लीक से हटकर सोचना। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना दूं। ये किसने बोला? ये पावलव ने बोला, गची ने बोला, वाटसन ने बोला, या स्किनर ने बोला? तो ये आप सबको पता है किसने बोला, वाटसन ने बोला है। और वाटसन जो है वो क्या है, आपके व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं, फादर ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जब स्किनर जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी बात होगी? आपकी रीइंफोर्समेंट की, क्योंकि उन्होंने सारे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, उन्होंने बोला कि कोई भी जब रेस्पॉन्स होगा वो तब वो होगा मजबूत हो पाएगा जब उसको स्टिमुलस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके व्याकरण में प्रशिक्षण है, यानी कि ट्रेनिंग इन ग्रामर। तो जब आप ट्रेन करोगे तो ये वाली बात तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड आ गई कि ट्रेनिंग इन ग्रामर जब आप बार बार अभ्यास कराएंगे तब वहां पर आपका क्या होगा कि जो बच्चा का भाषा का विकास है वो होगा। बट यहाँ पर बात आ रही है हमारी स्किनर की, बीएफ स्किनर की। तो दूसरा है इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, जब आप उसको बार बार रीइंफोर्स करोगे कि वेरी गुड बेटा, बहुत सही, बहुत अच्छा बोल रहे हो, ऐसे ही बोलो, तब वो अच्छा होगा भाषा का विकास। या जन्मजात योग्यताएं हैं, तो भाषा का विकास जन्मजात योग्यताओं के अंतर्गत तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता, इसके अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है कि स्किनर के अनुसार जो भाषा का विकास है वो किससे होगा? आपका नकल से और रीइंफोर्समेंट से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं, बच्चों बच्चों भी वैसे वैसे शब्द बोलते हैं, बच्चों भी वैसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस चीज को जब हम कहते हैं वेरी गुड या खुश होते हैं हम, तो वो उन शब्दों को अच्छे से बोलना सीख जाते हैं और नए नए शब्दों को सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी कौन सी है? तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, रीडिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड थीमेटिक एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो थ्योरी है, ये जो टेस्ट है वो किसने दिया है, इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने दिया है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है? विच इज द फोर्थ स्टेप या फेज ऑफ मेमोरी? लर्निंग,
रिकॉग्निशन, रिकॉल एंड रिटेंशन। इसको इंग्लिश में पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले आपका है लर्निंग है, मेरे ख्याल से ये सही क्रम में दे रखे हैं। तो फोर्थ पूछा हुआ है इसमें, तो फोर्थ आपका आ जाएगा, फोर्थ आपका है रिटेंशन यानी कि धारणा। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को करना सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग। किसी भी चीज़ को हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी हम एक अपने दिमाग में पहचान बनाएंगे कि हाँ ये चीज़ इस तरीके की दिखती है। फिर हम उसको रिकॉल करेंगे, दोबारा से सोचेंगे, और सोचने के बाद फिर हम उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेंगे यानी कि रिटेंशन कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो स्मृति है वो मजबूत होती है, जिससे कि हमारी किसी भी चीज़ के लिए स्मृति बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो परिभाषा है वो किसने दी है। प्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ये है आपका जो आंसर है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सही होगा आपका गुड। गुड ने दी है और बहुत बार पूछी गई है परिभाषा और इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का कार्य के सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़े हुए इंटेलिजेंस के जितने भी सिद्धांत हैं, बुद्धि के सिद्धांत हैं, एक तत्व सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, स्पियर्स माइंड टू फैक्टर थ्योरी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। बाकी सभी थ्योरीज होती हैं उसमें, और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं आप पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है उनमें। नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। अकॉर्डिंग टू टर्मन द इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर जीनियस चाइल्ड शुड बी मोर देन हाउ मच, 140, 130, 110 एंड 90। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है किससे अबव होती है, 140 से अबव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है। तो जहां पर हमारी बात आ गई कि ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट यानी कि सक्रिय अनुबंधन, तो ये इनके द्वारा दी गई है, स्किनर, याद रखिएगा। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ की थी। तो ये लिप्सिंग में की थी 1879 में, पूछा जाता है ये भी, लिप्सिंग में की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होता है। सबसे पहले क्या है आपका स्रोत यानी कि सोर्स, एन्कोडिंग, डिकोडिंग या फिर इनमें से कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सोर्स। अगर हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं होगी तो फिर हमारी कम्युनिकेशन है वो वहां पर स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये परिभाषा किसने दी है। नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम, ठीक है, ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो ये है आपका, ये जो आपकी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वुडवर्थ है इसका आंसर। ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, ये परिभाषा आपकी वुडवर्थ ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, कि चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था। चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो चिंतन स्तर को जो दिया था वो हंट ने दिया था। और इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, काफी पूछा जाता है, हंट ने दिया था। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मृति स्तर और कितने स्तर हैं, तो तीन स्तर हैं इसके। एक तो है आपका स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, दूसरा है आपका बोध स्तर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, और फिर है तीसरा चिंतन स्तर।
तो सबसे पहले स्मृति स्तर आता है बच्चों का, यानी कि मेमोरी लेवल हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर उसके बाद बोध स्तर है, यानी कि बच्चे को फिर चीज़ें समझ में आती हैं, और समझ में आने के बाद फिर वो एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप होती है। तो ये सीरीज से चलेंगे। सबसे पहला स्मृति स्तर, जो कि मैं आपको बता दूँ किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। और उसके बाद है बोध स्तर, वो आपका मॉरिसन ने दिया था। और तीसरा है चिंतन स्तर, वो आपका हंट ने दिया था। पूछा जाता है, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि स्कूल संकाय और व्यक्तिगत शिक्षक अपने द्वारा चुने और बनाए गए शिक्षक मॉडल के आधार पर स्कूल में जीवन का निर्माण करते हैं। किसने कहा था? स्कूल फैकल्टीज एंड इंडिविजुअल टीचर्स क्रिएट लाइफ इन स्कूल बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग दे चूज एंड क्रिएट। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये जॉयस और ब्रूस ने दी थी, जॉयस। तो आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। टीचिंग मॉडल जहाँ पर भी आप पढ़ोगे वहाँ पर ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, ये हमने 45 क्वेश्चंस किए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा, और जो भी आपको ऑप्शन सही नहीं लग रहा हो या आपको कोई भी डाउट हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस, आप और भी ऐसे पेपर्स के सॉल्यूशंस चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बने रहिएगा। थैंक यू।